जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पहला चैप्टर डीसी जनरेटर से संबंधित प्रश्न। और ये जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे ये सारे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और ऑप्शन आपको बी यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। जी हाँ, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है यही बात बताता है, और इसी पे ये काम करता है डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया विद्युत रासायनिक क्रिया। तो ये विद्युत रासायनिक क्रिया आपको जो देखने को मिलती है बैटरी में देखने को मिलती है। और सी ऑप्शन दिया गया ऊष्मीय प्रभाव। तो ये आपको हीटर में देखने को मिलता है, क्योंकि हीटर जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है। और डी ऑप्शन दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो ये जो आपको देखने को मिलता है सौर सेल देखने को मिलता है, ये उसका सिद्धांत है। ये सौर सेल का सिद्धांत कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है। तो आर्मेचर का काम इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करने का। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ईएमएफ उत्पन्न करना। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो होता है आर्मेचर का काम होता है ईएमएफ उत्पन्न करने का। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। हालांकि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने का काम जो होता है ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसका काम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया गति नियंत्रित करना। तो गति नियंत्रित करना जो कि अलग जो विधियां होती हैं उसमें किया जाता है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है और ये आर्मेचर का काम भी नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करना। तो वोल्टेज कम करना और वोल्टेज को ज़्यादा करना ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, यहाँ पे आर्मेचर का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का कार्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का काम क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना जो काम होता है ये होता है फील्ड कॉइल का काम। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया करंट मापना। तो करंट मापने का काम जो होता है ये मीटर का होता है। और सी ऑप्शन दिया गया ब्रश को सहारा देना। तो ये काम होता है ब्रश होल्डर का। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज नियंत्रित करना। तो वोल्टेज नियंत्रित करना, हालांकि जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। और यही चीज प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। तो एसी को डीसी में बदलने का काम जो है ये कम्यूटेटर करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया डीसी को एसी में बदलना। तो ये काम जो होता है इन्वर्टर का होता है, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी में बदलता है। और सी ऑप्शन दिया गया गति बढ़ाना, हालांकि इसमें गति नहीं बढ़ता है। और फ्लक्स बढ़ाना, तो फ्लक्स भी नहीं बढ़ता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, केवल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है स्लिप रिंग का उपयोग सामान्यतः किस मशीन में किया जाता है। तो साथियों, इसका जो उपयोग किया जाता है अल्टरनेटर में किया जाता है। जी हाँ। और ए ऑप्शन दिया गया डीसी जनरेटर।
तो इसमें जो होता है कम्यूटेटर का प्रयोग होता है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। और बी ऑप्शन दिया गया डीसी मोटर, तो इसमें भी यहाँ पे कम्यूटेटर होता है। और शंट जनरेटर में भी आपको कम्यूटेटर देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्लिप रिंग होता है वो आपको जो देखने को मिलता है वो अल्टरनेटर। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये स्लिप रिंग में कौन सा यहाँ पे मशीन उपयोग किया जाता है, तो अल्टरनेटर किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं। तो ये जो बना होता है साथियों कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया तांबा का, तो तांबा को तो नहीं बना होता है। जो तांबा होता है इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से यहाँ पे कंडक्टर के रूप में होता है, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। स्टील में भी यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है ब्रश के रूप में। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा जा रहा है लेमिनेटेड कोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों लेमिनेटेड कोर का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो इसमें हानि होती है एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के ईएमएफ समीकरण में ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। तो इसका जो सूत्र होता है ईजी बराबर होता है पी फाई जेड एन। ये हमारा क्या होता है, इसका यहाँ पे सूत्र होता है पी फाई जेड एन अपान 60A होता है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये डीसी जनरेटर में ईएमएफ समीकरण में ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। तो ये आपका फाई मतलब यहाँ पे फ्लक्स और एन यहाँ पे मतलब कि आपका गति हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि फ्लक्स और गति के क्या होता है, समानुपाती होता है। और केवल गति तो कहना गलत होगा क्योंकि फ्लक्स की भी जरूरत पड़ेगी। और सी ऑप्शन दिया गया केवल करंट, तो केवल करंट पे तो ये निर्भर ही नहीं करेगा। और डी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध पर भी ये निर्भर नहीं करेगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो स्व जनित्र में ये जो पूछा जा रहा है, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, तो इसमें ये होता है। और यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि स्व जनित्र में आउटपुट से, ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्व जनित्र के आउटपुट से ये प्राप्त होता है ऊर्जा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है नीचे दिए गए में कौन सा डीसी जनरेटर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। तो सीरीज जनरेटर तो जनरेटर का ही प्रकार है, शंट जनरेटर भी इसका प्रकार है और कंपाउंड जनरेटर भी प्रकार है। पर ये सिंक्रोनस जो यहाँ पे जनरेटर दिया गया ये इसका प्रकार नहीं है क्योंकि ये एसी मशीन है जो कि अल्टरनेटर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे यही हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को विद्युत आपूर्ति कहाँ से मिलती है। तो ये इसको आपूर्ति मिलती है बाहरी डीसी स्रोत से। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग को बैटरी या किसी अन्य डीसी स्रोत से एक तरह से अलग से सप्लाई दी जाती है, तो इसलिए फ्लक्स को ये आसानी से नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही होगा। आर्मेचर यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया, हालांकि ये फील्ड जो वाइंडिंग होती है उसमें आर्मेचर से सप्लाई दी जाती है, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इसको बोला जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड नहीं बोला जाता है, इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया लोड से, तो लोड जो होता है केवल आउटपुट प्राप्त करता है, फील्ड वाइंडिंग को ये सप्लाई नहीं देता है, तो ये भी गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया कम्यूटेटर से, तो कम्यूटेटर का काम होता है एक तरह से एसी को डीसी में बदलना, जो कि एसी को डीसी में बदलकर आउटपुट ये देता है। ये भी फील्ड सप्लाई से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है
शंट जनित्र में फील्ड वाइंडिंग किसके समानांतर जुड़ी होती है? तो ये तो आर्मेचर के समानांतर में जुड़ी होती है। पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि शंट जनित्र का जो मुख्य विशेषता है यही है कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक और धारा क्या हो, कम हो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया लोड के समानांतर, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोड के समानांतर इसलिए कहना गलत हो जाएगा क्योंकि फील्ड जो आर्मेचर जो टर्मिनल इसके होते हैं वो समानांतर ही होते हैं, केवल लोड के समानांतर ये कहना ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया सीरीज में, तो सीरीज जनरेटर की विशेषता ये तो होती ही नहीं है ब्रश के साथ, ये तो और भी गलत होगा, क्योंकि ब्रश केवल करंट का यहाँ पे संपर्क प्रदान करता है और किसी से ये संपर्क में नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीरीज डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है? जैसे अधिक टर्न या पतली तार वाली, या कम टर्न मोटी तार वाली, या बिना टर्न के, या एल्युमिनियम की बनी होती है। तो ये साथियों कम टर्न और मोटे तार की होती है, क्योंकि सीरीज फील्ड जो होता है ये पूरी तरह से लोड धारा इसमें बहती है, तो इसलिए यहाँ पे मोटे तार की इसमें जरूरत होती है। कम टर्न होगा लेकिन मोटा तार होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बाकी और भी इसमें ऑप्शन दिए गए, जैसे कि अधिक टर्न और पतला तार दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको शंट फील्ड में देखने को मिलेगी। और बिना टर्न के, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि बिना टर्न के, क्योंकि किसी भी फील्ड वाइंडिंग में टर्न की ज़रूरत पड़ती ही है, तो बिना टर्न के कहना तो बिल्कुल गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम की बिना होती है। तो आप ये तो वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कापर वाइंडिंग आप कराते हैं कि एल्युमिनियम वाइंडिंग कराते हैं, ये अलग यहाँ पे मसला है। बाकी जो हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार चलें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर में कितनी प्रकार की फील्ड वाइंडिंग होती है? तो इसमें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है सीरीज वाइंडिंग, क्या होता है? SERIES सीरीज फील्ड होता है, और दूसरा जो होता है SUNT शंट फील्ड होता है। ये दोनों आपको देखने को मिलता है। बाकी एक तो कहना गलत होगा, क्योंकि सीरीज या शंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही, और तीन तो और भी यहाँ पे गलत होगा। ये यहाँ पे केवल आपका बी ऑप्शन सही होगा। अभी यहाँ पे हमने दो ऑप्शन क्यों सही मारा? तो आप यहाँ पे कंपाउंड मतलब यहाँ पे क्या, कंपाउंड मतलब कि दो यहाँ पे शब्द आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जनरेटर की केस में कहा जा रहा है, तो कंपाउंड मतलब कि कंपाउंड जनरेटर मतलब कि दो यहाँ पे आपको चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। तो आप इस तरह ही आप इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र विकृत हो जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स को विकृत कर देता है। तो जब ये विकृत कर देगा तो इससे जो कम्यूटेटर होगा वो इसमें यहाँ पे खराब होने का चांस होता है। तो विकृत का मतलब यहाँ पे खराब सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया गति बढ़ जाती है। हालांकि आर्मेचर रिएक्शन का जो गति होता है वो धीमा होता है, जो कि यहाँ पे बढ़ता तो नहीं है, ये भी गलत है। और प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश समाप्त हो जाता है। तो स्पार्किंग से जो ब्रश होता है वो घिसता तो है, लेकिन हम कहें कि डायरेक्ट ये समाप्त हो जाता है, तो ऐसा कहना गलत है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन किसको कहा जाता है? तो जो एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया होती है उसी को तो हम कम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से आर्मेचर में जो उत्पन्न एसी होता है उसको जो डीसी में बदला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कम्यूटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया डीसी को एसी में बदलना, तो ये इन्वर्टर का काम होता है। और मोटर स्टार्ट करना ये किसका काम होता है? स्टार्टर का काम होता है। और डी ऑप्शन दिया गया फ्लक्स कम करना, तो ये कम्यूटेशन जो होता है उससे इसका संबंध ही नहीं है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं।
अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है। साथियों इंटरपोल का मुख्य कार्य है स्पार्किंग को कम करना, जो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है। इंटरपोल जो है कम्यूटेशन को सुधारता है और कम्यूटेशन को सुधार कर ब्रश पर जो स्पार्किंग होती है उसको कम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करना, हालांकि वोल्टेज नियंत्रित ये नहीं करता है और न ही गति बढ़ाता है और न ही करंट को कम करता है। केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, स्पार्किंग कम करना। क्लियर है। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंटरपोल किसके साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि सीरीज में आर्मेचर के साथ, या शंट में जुड़े होते हैं, या पैरेलल में जुड़े होते हैं, या अलग बैटरी से जुड़े होते हैं। तो ये जुड़ा होता है साथियों सीरीज में आर्मेचर के साथ। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इंटरपोल जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़े जाते हैं ताकि उनका फ्लक्स जो है लोड के अनुसार बदल सके। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे शंट में दिया गया तो शंट में नहीं जोड़ा जाता है, न ही पैरेलल में जोड़ा जाता है, और अलग बैटरी से तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन केवल सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर का समानांतर संचालन क्यों किया जाता है। तो अधिक लोड को साझा करने के लिए। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक जो जनित्र होते हैं वो समानांतर में जोड़ा जाता है कब, जब अधिक लोड सप्लाई दिया जाता है तब। मतलब कि एक तरह से ये जो है आसानी से चल सके, कोई दिक्कत ना हो, तो उस स्थिति में यहाँ पे ऐसा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया गति कम करने के लिए। तो गति नियंत्रण जो है इसका काम करना नहीं है, न ही प्रतिरोध को बढ़ाने का काम है, और ब्रश बदलने का, हालांकि ब्रश को यहाँ पर बदलने का काम भी इसका नहीं है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर की दक्षता किससे प्रभावित होती है। तो ये साथियों किससे होती है, तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस तथा मैकेनिकल लॉस से। ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर की जो कुल दक्षता होती है वो एक तरह से देखा जाए तो ये 3 प्रकार के नुकसान को प्रभावित करती है। एक आपका कॉपर लॉस हो गया, एक आपका आयरन लॉस हो गया, और एक आपका मैकेनिकल लॉस हो गया। ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपर लॉस में क्या होता है कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में आपको हानि देखने को मिलती है, और आयरन लॉस जो होता है इसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस देखने को मिलता है, और जो मैकेनिकल लॉस होता है उसमें तो घर्षण और जो वायु का जो प्रतिरोध की हानि होती है ये आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।